गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा इलेक्ट्रिसिटी की बात चल रही थी और हमने रेजिस्टेंस थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था बेटा। तो एक बार और आप थोड़ा सा मैं देखेंगे। अगर आपके पास कोई वायर है बेटा, बहुत ध्यान से देखेंगे। आपके पास जो वायर है, अगर उसकी हमारी लेंथ 1 मतलब जो लंबाई है हमारी वो हमने L और क्रॉस सेक्शन एरिया हमने इसका क्या लिया बेटा, A लिया। ठीक है, तो मैंने इसमें आपको ये बताया था कि जो वायर की प्रॉपर्टी होती है, मतलब वायर की वो प्रॉपर्टी जो करंट को रेसिस्ट करती है, रेसिस्ट मतलब रोकती है, दिस इज कॉल्ड द रेसिस्टेंस, हम उसे रेसिस्टेंस बोलते हैं। और इससे पहले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि जो रेसिस्टेंस होता है वो वेलोसिटी और सॉरी जो वोल्टेज होती है, वोल्टेज और करंट पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो जबकि फॉर्मूला ओम्स जो लॉ हमने पढ़ा था आपका, तो आपने बताया था कि V जो होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू करंट के होता है। ठीक, डेल्टा V अगर कहीं पे बेटा ये डेल्टा आपको दिखे, इट्स मीन द चेंज ऑफ वोल्टेज, यानी डेल्टा डेल्टा का मतलब होता है 2 पॉइंट का डिफरेंस। ठीक, तो डेल्टा V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I का मतलब होता है बेटा कि जब आपकी वोल्टेज, यानी अगर आप वोल्टेज चेंज करते हैं तो उसके प्रोपोर्शन में करंट चेंज होता है। ठीक है, ओम्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये एक्सप्लेन किया था कि जो वोल्टेज है वो करंट के प्रोपोर्शनल होती है, यानी वोल्टेज बढ़ने पर करंट चेंज होता है। ठीक है, फिर आपने कहा V इज इक्वल टू, मैं हमने बताया था I और R इज अ कांस्टेंट, यहाँ पे R एक कांस्टेंट लिया गया था और जिसे हमने कहा था कि जो R है दिस इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। लेकिन बेटा जो रेजिस्टेंस होता है ये वो V और I पे, अगर आप कहें कि फॉर्मूला बन गया बेटा I इज इक्वल टू V अपॉन सॉरी R इज इक्वल टू V अपॉन I। ठीक, तो V R इज इक्वल टू V अपॉन I, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग R की वैल्यू V और I पर डिपेंड करनी चाहिए। लेकिन नॉर्मल वे में बेटा जो रेसिस्टेंस होता है वो मटेरियल की क्वालिटी होती है कि करंट को रेसिस्ट करने की प्रॉपर्टीज को हम रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो रेसिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन द वैल्यू, जो वोल्टेज होती है और करंट पर डिपेंड नहीं करता। ठीक, अब हमने बात करी बेटा कि ये किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता होगा, मतलब ये जो R है, एक्चुअल में जो R है ये किस किस चीजों पर डिपेंड करेगा। तो फैक्टर्स इफेक्टिंग, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक, मतलब हमने ओम्स लॉ पढ़ लिया, ओम्स लॉ में हमने रेजिस्टेंस की बात करी। अब रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है बेटा वो आप ध्यान देंगे। अगर आपके पास एक वायर है, हमारे पास एक वायर है और उसकी जो लेंथ है वो L है और जो उसका एरिया है बेटा, क्रॉस सेक्शन एरिया है वो A है। ठीक, तो जो आपका रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ के होता है। ठीक है, मतलब जितना बड़ा वायर होगा, जितना लंबा आपका वायर होगा, उसका रेसिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग। सेकेंड, अगर हम बात करें कि जो रेसिस्टेंस होता है ऑल्सो डिपेंड ऑन द क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी जो आपका वायर है बेटा, वायर की थिकनेस, यानी वायर आपका पतला है या मोटा है, उसके ऊपर भी आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। इसके बाद बेटा ये 2 फैक्टर तो यहाँ शो होता है, लेकिन इसके बाद जो आपका रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है बेटा और नेचर ऑफ द मटेरियल, यानी 4 ऐसे फैक्टर्स हैं बेटा जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, फर्स्ट लेंथ ऑफ द वायर, सेकंड क्रॉस सेक्शन एरिया, थर्ड टेम्परेचर एंड फोर्थ नेचर ऑफ द मटेरियल। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा, इससे एक इक्वेशन अगर हम बनाने की कोशिश करते हैं कि दोनों को मिलने के बाद जो इक्वेशंस बनेगी जरा वो देखेंगे बेटा। अभी हम यू हैव द इक्वेशन फर्स्ट है सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन है ये, सेकंड इक्वेशन है। अब देखिए मैं इनको मिला के अगर हम लिखें तो आपका जस्ट एक ऐसा फॉर्मूला, ठीक है, यानी R रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी जो A है वो जस्ट अपोजिट होगा, यानी एरिया ज्यादा, वायर अगर मोटी है तो रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा, कम होगा, जस्ट अपोजिट होता है। ठीक, जब हम ये प्रोपोर्शनल का सिंबल यानी ये हम हटाते हैं तो यहाँ पे एक रो L अपॉन A, एक और यहाँ पे हमारा कांस्टेंट आता है, दिस इज कॉल्ड द रेसिस्टिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिस इज द रेसिस्टिविटी। बेटा ध्यान देंगे, जब हम ये प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं तो एक और कांस्टेंट लेते हैं यहाँ, रेसिस्टिविटी, एंड दिस इज द रेसिस्टिविटी। ठीक है, अब हम रेसिस्टिविटी के बारे में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअल में रेसिस्टिविटी है क्या बेटा, अगर हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रेसिस्टिविटी को कैलकुलेट करें तो बहुत ध्यान दीजिए कि जो आपने वायर ली है, ठीक है, मतलब
मतलब ये एक फॉर्मूला बन गया आपका R इजिकल टू रो L अपॉन ए। इसके ऊपर बेटा न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में, मैं अभी आपको कराऊंगी। ध्यान देंगे कि जो आपकी रेसिस्टिविटी है वो रेसिस्टेंस के इक्वल कब होती है। क्या ये जो रेसिस्टिविटी है बेटा ये भी टेम्परेचर और नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करती है, ठीक है। अलग अलग मटेरियल की रेसिस्टिविटी अलग अलग होती है, टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ता है बेटा रेसिस्टिविटी पे, ठीक है। चलिए अब आप ये बताइए कि देखिए हमारे पास जो वायर है बेटा, जो आपने वायर ली है उसकी जो लेंथ है, मतलब उसकी लेंथ आपको 1 मीटर यानी 1 मीटर लेनी है, और आपका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर लेना, ठीक है। यानी जो वायर लेनी है वो 1 मीटर लंबी, और जो उसकी एक क्रॉस सेक्शन एरिया है वो भी 1 लेना है। तो आप यहाँ कैलकुलेट करें कि एल जो आपने लेंथ ली है वो भी 1, क्रॉस सेक्शन एरिया वो भी 1। तो बेटा आपने एक चीज देखी होगी आर इजिकल टू रो के इक्वल बन गया, यानी दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी भी इसको बोलते हैं। रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी के इक्वल कब होगा बेटा, जब आप एक वायर, आपकी जो आपने वायर ली है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी 1 हो और लेंथ भी 1 हो, तो रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस के इक्वल होती है, ठीक। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में आता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस के ही इक्वल होती है, कब, जब आपकी वायर की लेंथ 1 मीटर और क्रॉस सेक्शन एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर हो बेटा, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी भी, इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी हम इसे बोल सकते हैं, ठीक। चलिए हम आगे बात करते हैं बेटा इसकी कि हाउ कैन यू कैलकुलेट द यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी की यूनिट कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। चलिए बेटा देखिए, ये बेटा एग्जाम में आता है निकालने के लिए, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए हमारे पास बेटा फॉर्मूला है R इजिकल टू रो L अपॉन ए, ठीक। रो की क्योंकि हमें यूनिट कैलकुलेट करनी है तो रो को बेटा अलग कर लेंगे हम। देखिए मल्टीप्लाई में ऊपर जाके ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, एल नीचे, ठीक है। इससे पहले हमने बताया था कि ओम जो रेसिस्टेंस होता है उसकी यूनिट बेटा ओम होती है, या तो ओम ऐसे लिख लीजिए या ऐसे बना लीजिए, ठीक है। इसके बाद ये होगा मीटर स्क्वायर, और इसकी फिर से मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका, ये सिंबल होता है बेटा इसका, आप किसी तरह बना सकते हैं, ओम मीटर। तो रेसिस्टिविटी की यूनिट बन गई बेटा ओम मीटर। बहुत ध्यान से देखिए बेटा, कभी कभी क्या होता है कि जब वो आपको न्यूमेरिकल लिख के देते हैं तो उसमें क्या होता है कि रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस कभी कभी मतलब कंफ्यूज करने के लिए एक साथ अगर आ जाती है, तो आपको सिर्फ यूनिट देख के पहचानना है। ओम मीटर है तो रेसिस्टिविटी है, और केवल ओम है तो वो रेसिस्टेंस होगा, ठीक है। आगे देखिए बेटा, क्लियर हो गया ना आपको कि व्हाट इज द रेसिस्टिविटी, हाउ कैन यू कैलकुलेट द यूनिट, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बेटा, ये फॉर्मूला नोट कर लेंगे कि इंपॉर्टेंट है। चलिए इसमें थोड़े से बेटा न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में करने के लिए, वो मैं आपको थोड़ा सा ध्यान देंगे। चलिए एक और टॉपिक मुझे बताना था आपको, ध्यान देंगे बेटा एक चीज। देखिए कभी जब हम इसमें क्वेश्चंस कैलकुलेट करेंगे बेटा, जैसे न्यूमेरिकल हम कैलकुलेट करें, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगी, तो सबसे पहले हम, जब भी आपको न्यूमेरिकल एग्जाम में दिया जाता है तो फर्स्टली राइट डाउन द डिजिट, गिवन डिजिट, मतलब आपको जो जो वैल्यूज दी गई हैं वो लिखना होता है। नेक्स्ट सेकंड स्टेप में आपको उसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। थर्ड स्टेप में बेटा आपको क्या कैलकुलेट करना होता है कि आपका मतलब आपको क्या कैलकुलेट करना है, देन अप्लाई द फॉर्मूला, ठीक। तो गिवन वैल्यू, सबसे पहले वो जो मार्क्स होते हैं बोर्ड में बेटा, जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो गिवन वैल्यू मतलब जो वैल्यूज आपको दिया हो गिवन में मार्क्स मिलता है, देन राइट डाउन द फॉर्मूला, देन सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा न्यूमेरिकल की, अगर हम बात करें, चलिए क्वेश्चन है बेटा जैसे यहाँ पे, द रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर, द रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ, वायर की लेंथ दी गई है बेटा, लेंथ क्वेश्चन 1 है बेटा, लेंथ दी गई आपको 80 सेंटीमीटर। ध्यान देंगे बेटा जब भी ये यूनिट्स हमें दी गई होती है तो हमें स्टैंडर्ड यूनिट में इनको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 80/100 कर लीजिए, मीटर बन जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे इसको। नेक्स्ट 0 से 0 कटोगे, 0.8 मीटर, ठीक। नेक्स्ट
क्रॉस सेक्शन एरिया भी दिया है। वैसे बेटा अगर ना इस वाले क्वेश्चन में एक्चुअल में दोनों वैल्यूज सेंटीमीटर स्क्वायर में दी गई हैं, तो जब आप वैल्यू निकालें तो जरूर नहीं है यहाँ पे इसको सॉल्व करना, वैसे तो स्टैंडर्ड यूनिट में सॉल्व करना होता है, लेकिन यहाँ पे अगर सेम वैल्यूज दी गई हो तो कैलकुलेट मतलब आंसर जो ये यूनिट है वो चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर सेम दी गई, देखिए क्वेश्चन में हम पूरा करते हैं। लेंथ दी गई है 80 सेंटीमीटर बेटा आपको, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया गया है 0.025 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो दोनों यूनिट सेम है, तो जब यूनिट लिखेंगे तो उसमें सेंटीमीटर ही लिख देंगे मीटर की जगह। नेक्स्ट उसने कहा बेटा रेसिस्टेंस दिया है आपको 1.50 ओम, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया है, एंड कैलकुलेट रेसिस्टिविटी, आपको यहाँ रेसिस्टिविटी कैलकुलेट करनी है। ठीक, तो सबसे पहले आप मेरी बात करेंगे, गिवन वैल्यू लिख लेंगे आप, देन राइट डाउन द फॉर्मूला। क्या निकालना है? रेसिस्टिविटी निकालनी है। सबसे पहला फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, ठीक है। रेसिस्टिविटी क्योंकि आपको कैलकुलेट करनी है उसको अलग कर लीजिए बेटा, पुट द वैल्यू पुट करेंगे तो कैसा आएगा? R की वैल्यू जल्दी से मुझे बताएंगे 1.5, R की वैल्यू आपकी 1.5 इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया 0.025 अपॉन 80 सेंटीमीटर, ठीक है। जैसे ही हम इसको कैलकुलेट करके इसका आंसर निकालेंगे, इसका आंसर है बेटा 0.00, सॉल्व कर लेंगे आप इसको, 0.000469। अब देखिए ओम और बस सेंटीमीटर लगा देंगे, ठीक है। अगर ये दोनों वैल्यूज बेटा, ये जो दोनों वैल्यूज अगर मीटर में होती तो मीटर आता है यहाँ पे, अगर 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर में होती तो आपको चेंज करना पड़ता। अगर आप करना चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन अगर सेम यूनिट है तो चेंज करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अभी देखेंगे दोबारा, लेंथ हमें दी थी, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है, रेसिस्टेंस दिया हुआ है, रेसिस्टिविटी आपको कैलकुलेट करनी है, राइट डाउन द फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, देन आपको जो रेसिस्टिविटी है वो निकालनी है, उसको अलग कर लीजिए, राइट द जो वैल्यू पुट कर लीजिए एंड सॉल्व द आंसर, ठीक है। इंपॉर्टेंट थिंग है बेटा यूनिट लिखना जरूरी, ठीक है। लास्ट में आप यूनिट जरूर कैलकुलेट करेंगे, ठीक। तो बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस हैं जो हमें कैलकुलेट करने होते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में यहाँ पे कभी कभी क्या आता है, बहुत ध्यान से समझेंगे मेरी बात को। देखिए बेटा कभी कभी वो क्वेश्चन में क्या करता है, आपको क्रॉस सेक्शन एरिया डायरेक्ट नहीं देता, मतलब ए की वैल्यू अधिकतर वो आपको ए की वैल्यू डायरेक्ट नहीं देगा, ठीक। जैसे सपोज करो आपके पास कोई क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन में उसने लेंथ भी दे दी, सपोज आपको 100 मीटर दे दी, ठीक है। सिर्फ ऐसे ही मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे रेडियस दे दी सपोज करो 5 मीटर, ठीक। इसके बाद आपको उसने रेजिस्टेंस भी दे दिया बेटा 20 ओम, ठीक है। कैलकुलेट रेजिस्टिविटी निकालना, ठीक। तो सबसे पहले बेटा ध्यान देंगे, एक्चुअल में यहाँ पे आप वायर लेते हैं और वायर का जो रेडियस जब आप निकालते हैं कैलकुलेट करके एरिया निकालना होता है तो आपको पाई आर स्क्वायर निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले कैलकुलेट द ए, यहाँ पर आप क्योंकि यहाँ रेडियस दिया हुआ है बेटा, तो रेडियस में सबसे पहले आप एरिया कैलकुलेट करेंगे यूजिंग द फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, क्यों? सर्किल है, एरिया पाई आर स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है बेटा। इसके बाद ध्यान देंगे कभी कभी क्वेश्चंस में वो क्या करता है बेटा, आपको डायमीटर दे देता है, उस रेडियस ना देकर वो आपको डायमीटर दे देगा कि सपोज यू हैव द डायमीटर 10 मीटर सेंटीमीटर जो भी, ठीक है। तो फर्स्टली यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर, सबसे पहले आप आर निकालेंगे बेटा, फिर आप ए की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तब आप क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करेंगे। बहुत ध्यान से समझेंगे बेटा, सिंपली क्वेश्चन नहीं देते हैं, वो आपको एल दे दिया, कभी आर दे दिया, कभी डी दे दिया, रेडियस दे दिया, कभी डायमीटर दे दिया, तो आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले रेडियस कैलकुलेट कर जो दिया है आपको उसके अकॉर्डिंग आप पहले एरिया कैलकुलेट कर लीजिए। अगर आपको डायमीटर दिया है तो डायमीटर से सबसे पहले आप क्या करिए, उसको हाफ कर दीजिए, ठीक है। तो आपकी किस में वैल्यू आ जाएगी बेटा, रेडियस निकल जाएगा, देन यू अप्लाई द फॉर्मूला, एरिया निकल गया, देन यू सॉल्व द क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे लेकिन फॉर्मूला वही होगा, क्या? R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। तो जैसे भी क्वेश्चंस की कंडीशन दी गई हो उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बस यही ध्यान रखना है, कभी डायमीटर उसने दे दिया, कभी कभी क्या करता है वो मिलीमीटर लिख के दे देगा, यहाँ पे आपको ये मिलीमीटर दे दिया तो मिलीमीटर को मीटर में के 10⁻³ मीटर लिखता है, मतलब जो डिजिट हो उसके पीछे 10⁻³ करके सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट ये टर्म है और मैं आपको क्वेश्चंस बता देंगे कि कैसे कैसे करना है। आपकी एनसीईआरटी की बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसी फॉर्मूले पे आप उसको सॉल्व करेंगे बेटा। तो रेसिस्टिविटी क्लियर हो गई आपको। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे बेटा कि जो रेसिस्टिविटी होती है और जो रेसिस्टेंस होता है,
उसके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे पड़ता है बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नेक्स्ट चैप्टर में हम एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एक्चुअल में होती क्या है, कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स अपनी स्पीड को चेंज करते होंगे जब इलेक्ट्रिसिटी वायर के अंदर फ्लो करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो ये बेटा आप ध्यान से देखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।